जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। काश हमारे पास अयतुल्ला खोमनई जैसा 56 इंच सीने का प्रधानमंत्री होता। अगर हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री होता जैसा आज ईरान के पास एक सर्वोच्च नेता है, जो हालांकि 85 साल का है, एक हाथ उसका काम नहीं करता, स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा नहीं है, उत्तर प्रदेश भारत का ही उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि है, लेकिन जिस वीरता से उसने विश्व के दो बड़े बड़े दुर्दांत दस्युओं को ठिकाने लगाया है और रास्ते पे ले आया है, उससे मुझे लगता है कि भारत की धरती में कुछ दम तो है। क्योंकि अयतुल्ला खोमनई बेसिकली इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश भारतवर्ष के ही थे, लेकिन जो वीरता का परिचय उन्होंने दिया और जिस प्रकार से शेर के जबड़े से मांस निकाल के लाए और अमेरिका को, इजराइल को रास्ते पे ले आए, सैल्यूट टू हिम। हमारे देश का भी बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है, हमारे देश के नेताओं का, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों का। लेकिन पिछले 11 साल से जिस प्रकार से हमारी छवि धूमिल हुई है और भारत जैसा मजबूत राष्ट्र, भारत जैसा ऐसा राष्ट्र जो कंजम्पशन इकोनॉमी है, 145 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो किसी बड़े देश का पिछलग्गू बन जाए, ये हम भारतवासियों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन ईरान ने वो कर दिया जो मैं चाहता था कि मेरे देश के प्रधानमंत्री भी करें। देखिए ईरान ने किया क्या, अयतुल्ला खोमनई साहब ने किया क्या। अमेरिका ने यह सोचा था कि एक तरफ वो ईरान को वार्ताओं में उलझाएगा, नेगोशिएटिंग टेबल पे बात करेगा, और दूसरी तरफ धोखे से इजराइल, जो उसका दत्तक पुत्र है, वो ईरान पे हमला करेगा और ईरान को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों को खत्म कर देगा और ईरान घुटने के बल आ जाएगा। ये इजराइल और अमेरिका की रणनीति थी। जैसे अमेरिका ये नेगोशिएशन कर रहा था ईरान से कि आपके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको रोक दीजिए और आपको कोई अधिकार नहीं है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस करने का, जबकि ईरान का और बाकी गल्फ कंट्रीज का यह कहना था कि जब गल्फ रीजन में केवल इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और अमेरिका के पास भी है और 10 देशों के पास विश्व के अंदर है, तो एक गल्फ कंट्री को परमाणु शक्ति बनने से रोकने का औचित्य क्या है। और ईरान भी इसके लिए तैयार नहीं था। ईरान इस बात से चिंतित था कि जिस प्रकार से इजराइल जो बसाया गया अमेरिका द्वारा और मुस्लिम कंट्रीज के बीच में बसाया गया, जबरदस्ती बसाया गया, जब हिटलर ने विश्व युद्ध के समय वहां से यहूदियों को भगाया था और यहूदी आके इजराइल के अंदर बस गए और आसपास के इलाकों पे दादागिरी उनकी शुरू हो गई। पैलेस्टीनियन से उनकी दादागिरी शुरू हो गई, गाजा पट्टी से दादागिरी शुरू हो गई। उन्होंने अपने दादा, और इसका वरद हस्त, उनके ऊपर जो आशीर्वाद था वो पूरी तरह से अमेरिका का था। तो ईरान को चर्चा में घेरा और दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, सोच के कि ईरान घुटने के बल आ जाएगा। ईरान ने पलट के वार किया और जबरदस्त वार किया। इजराइल पे जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल से उन्होंने आक्रमण किया, इजराइल को हिला के रख दिया। उनके जो मोसाद, जो उनका सबसे मजबूत तंत्र माना जाता है, उसको, उसके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया और जिस हॉस्पिटल के नीचे उनके आर्मी बेसेस थे उसको ध्वस्त कर दिया। मतलब पीछे नहीं हटे। 19-20 की लड़ाई थी, इसने उसको मारा, ईरान ने इजराइल को मारा, इजराइल ने ईरान को मारा। लेकिन चलिए,
लड़ाई चलती रही। अब थोड़े दिनों के बाद इजराइल को यह महसूस हुआ कि ये लड़ाई हम अकेले तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि इजराइल को यह गुमान था कि उसके पास एक आयरन डोम है जो रशिया से उसने प्रोटेक्शन कवर ले रखा है S-500, और जिसकी वजह से वो इतना सुरक्षित है कि ईरान उसको भेद नहीं पाएगा। लेकिन ईरान ने उसको भेद दिया और ध्वस्त हो गया। जो इजराइल की सुरक्षा प्रणाली थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई और इजराइल को समझ में आ गया कि कुछ ही दिन की लड़ाई वो 10-11 दिन की लड़ सकता है, उसके बाद वो ईरान से लड़ नहीं सकता। और ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, हम तो 40 दिन तक रोज 200-200, 300-300 मिसाइल दागेंगे और इजराइल को खत्म कर देंगे, हमारा चाहे जो हो। मतलब जो 56 इंच के सीने का एक अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो परिचय उसने दिया। अब इजराइल दौड़ा दौड़ा गया अमेरिका के पास, अपने आका के पास। उसने कहा कि भाई हम तो नहीं लड़ पा रहे हैं, अब आप आइए। और वो खुद अमेरिका पहुंच गए, नेतन्याहू। अच्छा, अमेरिका ने पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 15 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि 15 दिन में तो ईरान इजराइल को निपटा देगा। तो इसलिए उन्होंने 15 दिन की मियाद देके और धोखा देते हुए ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला कर दिया। और एक प्रकार का ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। अब वो तो कहेंगे ये सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ जिसमें अमेरिका ने कहा कि हमने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस 3 को ध्वस्त कर दिया, और ईरान ने कहा कि भाई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के आसपास के जो इलाके हैं वहां तो लोग बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, 3-4 दिन पहले की घटना बता रहे हैं, कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। उन्होंने अपनी जनता को कहा आपको निश्चिंत होकर रहिए, कोई आपको खतरा नहीं है और कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो असल में जो एनरिच यूरेनियम था उसको पहले ही यहां से हटा दिया था। लगता है उनको खबर मिल गई थी और उन्होंने वो यूरेनियम वहां पहुंचा दिया था जहां पे रशिया की मदद से न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, और जो समुद्र के किनारे है जिस पे हमला करना अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उससे समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, फिर वो कदम वापस नहीं खींच पाएंगे और पूरा अरब वर्ल्ड ईरान के साथ आके खड़ा हो जाएगा। पहले भी बता चुके हैं कि उसमें अगर रेडिएशन हुआ, पहली बात तो यह हुआ कि उसमें समुद्र के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद सारे गल्फ कंट्री जो अमेरिका के दोस्त हैं वो पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे। एक तो वो डेटरेंट था, और दूसरा डेटरेंट ये था कि अगर रशियन इंजीनियर्स की डेथ हो गई तो रशिया को ये मौका मिल जाएगा, चाइना, नॉर्थ कोरिया को मौका मिल जाएगा कि हम भी लड़ाई में कूदेंगे, फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर को कोई रोक नहीं सकता। फिर डोनाल्ड ट्रंप को कैसे नोबेल प्राइज मिलता, अशांति तो उन्होंने ही पैदा की थी इजराइल से मिलकर। अच्छा, इसके बाद जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने क्लेम किया था, वैसे ही अचानक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया, क्लेम कर दिया कि मैंने ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम करा दिया है, और युद्ध विराम हो गया है। लेकिन उन्होंने उस पर यह कहा कि पहले 6 घंटे ईरान इजराइल पे कोई हमला नहीं करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल उसके बाद कोई हमला नहीं करेगा। इसका मतलब उन्होंने अपर हैंड फिर अपने दत्तक पुत्र इजराइल को दे दिया, कि इसका मतलब यह है कि दबाव में कौन है, डोनाल्ड ट्रंप दिखाना चाहते थे कि दबाव में ईरान है, और ईरान ने वादा किया है, और गरज ईरान की थी क्योंकि हमने उसको पीट दिया था, इसलिए वो पहले युद्ध विराम करेगा और इजराइल बाद में करेगा। उन्हें आशा थी कि ये एक मैसेज चला जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर और मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। लेकिन आयतुल्ला ने इसका जवाब ये दिया कि भैया हम कोई युद्ध विराम नहीं करने वाले हैं, और हम तो जब तक इनको दंड नहीं देंगे तब तक तो हम नहीं रुकेंगे। इसका मतलब यह है कि जो मैसेजिंग करना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान झुक गया है, और यह भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि साहब ईरान का भी फोन आया, इजराइल का भी फोन आया, दोनों युद्ध विराम चाहते थे, ऐसा मैंने करा दिया। जैसे पहले भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में कहा कि पाकिस्तान भी चाहता था, भारत भी चाहता था, दोनों चाहते थे, इसलिए मैंने चौधरी डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम करा दिया। तो भारतवर्ष के अंदर तो चलिए कंफ्यूजन उन्होंने पैदा कर दिया और क्लेम कर लिया, 14-15 बार कह दिया, लेकिन यह मौका ईरान ने नहीं दिया। और ईरान ने कहा हम युद्ध विराम नहीं मानते, पहले हम इनको दंड देंगे उसके बाद मानेंगे। और यहां तक कि ईरान ने जो अमेरिकन एयरबेस थे कतर के अंदर, उसमें 6 मिसाइल से अटैक कर दिया। अब सोचिए, एक जो भ्रांति फैला रखी थी, पहले तो यह भ्रांति कि इजराइल के पास आयरन डोम है और बड़ी
टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर आर्मी है, एयरफोर्स है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसको उस मिथ को तोड़ दिया ईरान ने। और उसके बाद ये था कि साहब वो अमेरिका के एयरबेस पे किसकी हिम्मत है अटैक कर दे, उसने वो भी करके दिखा दिया और अपने गल्फ कंट्रीज के मित्रों से कहा कि हम आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, हम केवल अमेरिकन एयरबेसेस को नष्ट करेंगे। अब सोचिए, ये युद्ध विराम की टाइमिंग पे ध्यान दीजिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध विराम तब क्लेम करते जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ध्वस्त करने का दावा किया था, अगर तब करते तब तो ये माना जाता कि ईरान ने सरेंडर कर दिया, ईरान डर गया क्योंकि उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक हो गया। ये तब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्लेम नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कब क्लेम किया? जबकि ईरान ने अमेरिकन एयर बेसिस को कतर के अंदर अटैक कर दिया। इसका मतलब यह है, टाइमिंग से यह पता चलता है कि दबाव में कौन है? ईरान नहीं है, अमेरिका है दबाव। और अमेरिका को यह लगा कि भाई हम तो यहां पे नोबेल पीस प्राइज के लिए हमने सोचा था कि इसके बाद जो ईरान है वो झुक जाएगा और एक नोबेल प्राइज का हमें क्लेम मिल जाएगा। लेकिन हुआ यह कि जब ईरान ने अटैक कर दिया एयर बेसिस पे, तो उसके बाद अगर युद्ध विराम की घोषणा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसको ईरान मना कर देता है, तो इसका मतलब यह है कि दबाव में अमेरिका है, ईरान नहीं। नंबर एक। नंबर दो, मैंने क्यों कहा कि हमारे भारतवर्ष में भी अगर खोनमई जैसा 56 इंच का प्रधानमंत्री होता, पहले थे हमारे देश में प्रधानमंत्री 56 इंच के, क्या चीना तो उनका नाप के किसी ने देखा नहीं, लेकिन क्लेम नहीं करते थे, हाँकते नहीं थे कि वो 56 इंच के हैं, लेकिन उनके कर्मों से ऐसा लगता था कि वो 56 इंच के हैं। शुरू से बात करते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को बिल्ड करना चाहते थे। देश के पास आधारभूत ढांचा नहीं था, कुछ नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, रोजगार नहीं था, बहुत छोटी सी इकोनॉमी थी। अपनी पूरी जमा पूंजी, अपनी पूरी धरोहर, अपनी पैतृक संपत्ति देश को दान कर दी और चीन को यह सोचा कि इनसे मित्रता की जाए, अभी कोई लड़ाई का समय नहीं है क्योंकि हमें अपने एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत करना है। लेकिन चीन ने धोखा दिया 1962 में। लेकिन हमारी सेना बिना लड़े नहीं, हमारे वीर जवानों ने शहादत दी, लेकिन टिड्डियों की तरह उनके सैनिक आए थे, हमारे सैनिक कम थे, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे और चीन ने, मानी बात है कि हमको धक्का दिया। लेकिन 1968 में फिर चीन ने दुस्साहस किया और 6 साल के अंदर हमारी सेना इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी कि 1968 में उसी चीन को जिसने 62 में हमें धक्का दिया था, हमने उसे धक्का देके वापस धकेल दिया। ये एक। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जब पाकिस्तान ने कहा था कि टहलते हुए पहुंच जाएंगे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, थोड़े समय के प्रधानमंत्री रहे थे, कि हम नाश्ता दिल्ली में करेंगे और लाहौर के अंदर जाके खाना खाएंगे और बिना वीजा के भारतीय लोग पाकिस्तान जाके टहल के वापस आएंगे। रोमांचक समय था और हमारी सेना इतनी वीरता से लाहौर तक पहुंच गई थी, केवल एक पुल पार करना था हमारे टैंकों को, वरना हम लाहौर पहुंच जाते। लेकिन चलिए, युद्ध विराम हो गया। रूस हमारा मित्र था, वो चाहता था युद्ध विराम हो गया, युद्ध विराम हो गया। 1971 में फिर इंदिरा जी ने दिखाया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे होते हैं, जिनका सीना 56 इंच का नहीं होता, लेकिन उनके अंदर कितना साहस होता है। पाकिस्तान को 2 भागों में तोड़ दिया, जबकि अमेरिका बीच में पड़ रहा था, धमकियां दे रहा था। इंदिरा जी ने नहीं सुना और पाकिस्तान को तोड़ दिया। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में हमारे देश में अनाज की और खाद्यान्न की इतनी कमी थी, इंदिरा जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया, उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया। राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजिकल मिशन, जिसमें सैम पिट्रोडा को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, और हमारे देश के अंदर आज की तारीख में इंदिरा गांधी की वजह से, लाल बहादुर शास्त्री की वजह से, राजीव गांधी की वजह से, चाहे वो खाद्यान्न का मामला हो, चाहे दुग्ध उत्पादन का मामला हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो, हर चीज में हम लोग अग्रसर रहे, लेकिन देश को झुकने नहीं दिया, बिकने नहीं दिया। और बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स, ऐसे ही 5वीं अर्थशक्ति हम नहीं बने। अब आए हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्व के सर्वोच्च अर्थशास्त्री,
जिनके सामने लोग सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और बराक ओबामा कहते थे ये मेरे गुरु हैं। सब प्राइम क्राइसिस में पूरा वर्ल्ड हिल गया, अमेरिका हिल गया, भारतवर्ष मजबूती से खड़ा रहा, क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह था। अब अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस एक कुचक्र रच के मनमोहन सिंह को बदनाम किया और सत्ता में आ गए 2014 में। चलिए, कोई भी सत्ता में आए, हमें क्या अंतर पड़ता है, हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि वही वीरता का परिचय हम लोग दें। लेकिन ये जो घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं अचानक बढ़ती चली गई, पिछले 11 साल में कितनी बढ़ गई। पठानकोट हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगांव हुआ, और पठानकोट के बाद तो चीनी, ये पाकिस्तानी आईएसआई को इंक्वायरी के लिए बुला लिया, जॉइंट इंक्वायरी के लिए बुला लिया, और सब करा धरा हमारा बेकार हो गया। पुलवामा के अंदर जांच ही नहीं हुई। पहलगांव के अंदर 26 लोग जो मरे, उसके बाद ये आज तक नहीं पता चला कि आतंकवादी कब आता है, कौन थे, कहां से आए थे, कहां गए, और उनसे कोई मुठभेड़ नहीं हुई। ये सुरक्षा के अभाव में वो मार मोड़ के चले गए। और जो स्केच जारी किए गए और कहा गया कि हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, अब एनआईए कह रहा है कि वो लोग हैं नहीं, लोग दूसरे हैं। इसका माने सब फर्जीवाड़ा था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके सारे आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। जीत का मौसम था, जैसे ईरान ने इजराइल को रौंदा, उसी प्रकार हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को रौंद दिया। हमारी सेना जीत चाहती थी। 21 आतंकवादी ठिकाने आइडेंटिफाई किए गए थे, 9 उन्होंने नष्ट कर दिए थे, 12 बाकी थे। लेकिन अचानक युद्ध विराम घोषित कर दिया गया, जबकि हम जीत रहे थे। हम पाकिस्तान को 4 भागों में बांट सकते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के दबाव में और सऊदी अरेबिया के दबाव में भारत और पाकिस्तान ने समझौता कर लिया, जबकि हम तो सफरर थे। एग्रेसर था पाकिस्तान, उसने हमारे देश के अंदर आतंकवादी घटनाओं को किया था और हमारे 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार था। लेकिन युद्ध विराम हो गया। ईरान ने उस तरह से युद्ध विराम नहीं किया। अमेरिका ये सोच रहा था कि जैसे उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया, और उसके बाद जो पाकिस्तान का जनरल था, जिसको बाद में फील्ड मार्शल पे प्रमोट कर दिया गया, उसको डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में बुला के खाना खिलाते हैं व्हाइट हाउस में। लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद, खाना खाने के बावजूद अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है, उसकी भर्त्सना करता है। सऊदी अरेबिया करता है, चीन करता है, नॉर्थ कोरिया खुलेआम ईरान के साथ खड़ा हो जाता है, रशिया करता है, और भारत कोई स्टैंड नहीं लेता, बल्कि इजराइल को समझाने के बजाय कि इस प्रकार से मत करो गाजा पट्टी वालों के साथ, पैलेस्टीनियंस के साथ, और ईरान पे तुमने हमला क्यों किया, वो फोन 45 मिनट ईरान के आयतुल्ला से बात करते हैं कि आप युद्ध विराम करिए। इसका मतलब हमारी राह पे चलिए और नुकसान झेलने के बावजूद इनकी गुंडागर्दी को झेलते रहिए। वो आयतुल्ला ने मानने से इनकार कर दिया। तो आज के तारीख में अगर युद्ध विराम होता भी है, तो एक जो मैसेजिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर होनी थी, वो मैसेजिंग ये हुई, ईरान ने अपने टर्म्स पे किया, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हम तभी करेंगे युद्ध विराम जबकि ये गाजा पट्टी को खाली करेंगे और पैलेस्टीनियंस के अधिकार उनको वापस करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू बेंड। और अमेरिका ने जो गुस्ताखी की थी, जो गलती की थी कि 2 देशों के बीच की आपस की लड़ाई थी, उसमें आप कह रहे हैं हमने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट कर दिया, जिससे न्यूक्लियर रेडिएशन होके बहुत बड़ा विश्व के लिए आपदा पैदा हो सकती थी, जबकि ये इंटरनेशनल लॉस के हिसाब से अनुमन्य में नहीं है। मैसेज ये जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के मामले में तो चौधरी बन गए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन आयतुल्ला खोमनई साहब ने ईरान के मामले में ऐसा नहीं होने दिया, इजराइल को सबक सिखा दिया। और जब उन्होंने कतर के अंदर अमेरिका के एयर बेसिस पे हमला करके ये जता दिया कि हमारा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें चौधरी नहीं बनने देंगे। लीबिया में कर लिया, इराक में कर लिया, सऊदी में कर लिया, बाकी देशों में कर लिया, अफगानिस्तान में कर लिया, भारत पाकिस्तान में कर लिया, लेकिन हम नहीं। तो मेरी तो कामना यही है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा जी थी, उसी प्रकार से हमारे देश को भी काश
एक 56 इंच का एक मजबूत प्रधानमंत्री मिले, या हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो हम लोगों के श्रद्धेय हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, वो 56 इंच का वास्तविक सीना दिखाएं और किसी के सामने न झुकें, क्योंकि उनका झुकना हमें लगता है कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और हमें कष्ट होता है। इसलिए मोदी जी अपने जो प्रेडिसेसर्स थे, अपने जो पुराने प्रधानमंत्री थे, उनसे सीखें और देश को अंदर से बांटने के बजाय, हिंदू मुसलमान में उसको कमजोर करने के बजाय, विश्व से जो दुष्ट राष्ट्र हैं उनसे लड़िए और देश को अंदर से मजबूत कीजिए। अभी इटावा की घटना है उत्तर प्रदेश, जहां कहते हैं योग्य मुख्यमंत्री हैं, एक यदुवंशी व्यक्ति पाठ कर रहा था मानस का, और वहां के गांव वाले, जो ब्राह्मण गांव था, उसका सिर मुड़वा दिया और पैर छुआए लोगों के। इस प्रकार की घटनाएं मनुवाद को बढ़ावा देंगी, देश अंदर से कमजोर होगा। अभी तक तो आप हिंदुओं से लड़ रहे थे, अब आप पीडीए से लड़ेंगे, क्रिश्चियनों से लड़ेंगे, सब धर्मों और जातियों से लड़ेंगे। देश अंदर से कमजोर होगा, तो कृपया करके ऐसे दुष्ट लोगों पर लगाम लगाइए माननीय मोदी जी, और अपने सीने को 56 इंच का हो ना हो लेकिन मजबूत कीजिए, क्योंकि आपकी आन बान शान में अगर कोई गुस्ताखी होती है तो कष्ट हमको भी होता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।